हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा डे नंबर 16 जहां हम करने वाले हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि आपकी मैक्रो का जो है चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है, जिसके आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आती है वो होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना 110% गारंटीड होता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सबसे मेजर यही होता है। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में, आउटपुट में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एक ये क्वेश्चन बनता है, वो सबसे जरूरी होता है। या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका न्यूमेरिकल, इसका एमसीक्यू और इसकी वर्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसकी आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे डिटेल लेक्चर्स देखने हैं किसी भी चीज के, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का, वहां से जाके देख सकते हो। एंड मेरे नोट्स आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो अगर तुमने नहीं देखा इससे पहले चैप्टर 7 का जरूर देख लेना, बिकॉज उसके तुम्हें न्यूमेरिकल्स, उसके तुम्हें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता होना चाहिए कि सेविंग्स क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, एडी क्या होता है, एएस क्या होता है ना। सबसे पहले बेसिक्स तो आने चाहिए। तो अगर वो नहीं किया है तो वो जरूर देखना पहले जाके। ठीक है, शुरू करते हैं। कहते हैं कि सेविंग्स कर्व जो है इकोनॉमी का, वो इंटरसेप्ट बनाता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 CR पे। ठीक है, 20% इंक्रीज हो रहा है। 20% ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड इन द लाइट ऑफ अबव कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो जी, कहते हैं कि जो हमारी सेविंग्स है वो कितनी है, -50 करोड़ है। जब भी मेरी इनकम इंक्रीज होती है उसका 20% सेव हो जाता है। जब भी मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो उसका 20% सेव हो जाता है। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है यहाँ पर, और ये लाइन बच्चों को समझ नहीं आती है। देखो, अगर मैं बोलती हूँ 20% ऑफ इनकम इज सेव्ड, और अगर मैं बोलती हूँ 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम, 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं बोलती हूँ 20% ऑफ इनकम इज सेव्ड, इसका मतलब है कि एपीएस की वैल्यू क्या है, 20%, या मैं बोलूं 0.2। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, इसका मतलब क्या है कि एमपीएस की वैल्यू है 0.2। इसका मतलब क्या है कि एमपीएस की वैल्यू है 0.2। ठीक है, तो एक सिंपल सा छोटा सा वर्ड इंक्रीज आपका जो है दिन रात का फर्क बना देता है आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। तो अब हमें बता दिया है कि जो मेरी एमपीएस की वैल्यू है वो है 0.2। ठीक है, और हमें बोला गया है इसके बेसिस पे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें बतानी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बोला जाता है के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि भैया अगर हमने कुछ एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज आया है, चेंज इन इनकम ड्यू टू अ सर्टेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है उसकी वजह से मेरी इनकम कितनी बढ़ी है। ठीक है, अब इसमें मेरे एमपीसी और एमपीएस का बहुत ज्यादा रोल होता है। बहुत सिंपल बात है, अगर एमपीएस ज्यादा होगा, मतलब अगर सेविंग ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम कम होगी। हम सेव ज्यादा करेंगे तो इनकम कम जनरेट होगी। लेकिन अगर एमपीसी ज्यादा होगा, यानी कि अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो इनकम भी ज्यादा होगी। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ सीधा रिलेशन होना चाहिए और एमपीएस के साथ उल्टा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि के इज इक्वल्स टू 1/एमपीएस, इनवर्स रिलेशन है। या फिर मैं बोलूँ के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि ये भी फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो मैं ये लिखूं एक ही बात है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे सीधा सीधा बता रखा है कि मेरी एमपीएस की वैल्यू क्या है, 0.2 है, और मेरा फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। तो के इज इक्वल्स टू 1/0.2, ये ऊपर चला गया। सो 10/2 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई 5। हमें यहाँ पे सेविंग्स का कोई काम नहीं है। सेविंग्स मुझे बता रखी है कि नेगेटिव की 50 CR है, बट मुझे टेक्निकली सेविंग्स का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। मुझे सीधा सीधा बता दिया है कि एमपीएस 20% है, तो मैं उससे वैल्यू निकाल सकती हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अगर एक्स एंटे सेविंग्स आर लेस देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले एक्स एंटे का क्या मतलब है? एक्स एंटे का मतलब है कि जो हमने एडवांस में प्लान करी है,
एक होती है प्लान वाली, एक होती है एक्चुअल वाली। हम पहले प्लान करते हैं साल की शुरुआत में कि इतना कमाएँगे, इतना कंज़्यूम करेंगे, इतना सेव करेंगे। उसको बोला जाता है एक्स एंटे। और फिर साल के एंड में हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमने कितना कमाया, एक्चुअल में कितना कंज़्यूम किया, एक्चुअल में कितना सेव किया। उसको बोला जाता है एक्स पोस्ट। ठीक है? अब कहते हैं अगर एक्स एंटे सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा? हमारे इक्विलिब्रियम के केस में एडी इक्वल टू एएस होता है, एडी सी प्लस आई होता है, ये सी प्लस एस होता है, तो आई इक्वल टू एस बी होता है जब इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन कहते हैं कि अगर सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा? यानी कि तुम यहाँ पे देखो सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये वाला सिनेरियो है। यानी एडी ग्रेटर देन एएस वाला सिनेरियो है। तो अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? जो सप्लायर है, जो हमारे बेचारे सप्लायर हैं, उनकी जो इन्वेंटरी है विल फॉल शॉर्ट। इन्वेंटरी कम पड़ जाएगी भैया, इन्वेंटरी विल फॉल शॉर्ट। इन्वेंटरी जो है कम पड़ जाएगी क्योंकि एडी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लोग आते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। सप्लायर के पास तो इतना माल ही नहीं बचा कि वो सप्लाई कर सके, ठीक है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्वेंटरी विल फॉल शॉर्ट, ठीक है? क्योंकि लोग सेविंग कर नहीं रहे हैं, आर लेस देन द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? सेविंग हो नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो एडी ज्यादा है एएस से, तो उस केस में इन्वेंटरी विल फॉल शॉर्ट। उसकी वजह से क्या होगा? सप्लायर को समझ आएगा कि मुझे और सामान बनाना है क्योंकि मेरी इन्वेंटरी तो फॉल शॉर्ट हो गई, तो सप्लायर और सामान बनाएगा, सप्लायर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, सप्लायर एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर उसको सप्लाई ज्यादा करनी होगी तो उसको क्या करना होगा? उसको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, उसको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट रन में अगर तुम्हें थोड़ी-सी भी नॉलेज है, अगर तुमने बुक से पढ़ा है, तो तुम्हें ये पता होगा कि हम जो है कीनेसियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, चलो मैं बता देती हूँ। हम जो है कीनेसियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ये मैं तुम्हें ना बेसिक टर्म्स बता रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या मतलब है। हम ये जो भी सब कुछ पढ़ रहे हैं, कीन्स हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, उनकी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ये हम शॉर्ट रन की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। 11th में भी तुम पढ़ते थे माइक्रो में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और ये हम शॉर्ट रन की पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो शॉर्ट रन में ना अगर हमें सप्लाई को बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, लेबर ज्यादा ले आओ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की इनकम भी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग कमाएंगे, है ना? इनकम भी ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है धीरे-धीरे हमारी जो है एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी? तो उससे क्या होगा? हमारी जो इन्वेंटरी है धीरे-धीरे वो भी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है? तो ये जो है हमारा पूरा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रहने वाला है कि जब एडी ग्रेटर देन एएस होगा तो इन्वेंटरी विल फॉल शॉर्ट। इन्वेंटरी को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, और इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है, वो ऑब्वियसली एग्रीगेट सप्लाई के ही बराबर होती है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है? आगे चलें। अगली में बोला गया कि एडी इज मोर देन एएस, तो क्या होगा? उससे आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। तो मैंने यही सेम चीज का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर एडी ज्यादा होगा एम्प्लॉयमेंट एएस से, तो धीरे धीरे पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट धीरे धीरे सारा कुछ बढ़ने लग जाएगा इफ एडी इज मोर देन एएस। ठीक है? यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, और यही मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में बोला कि ये वेरी इंपॉर्टेंट भी कैटेगरी में आता है। ये सेम क्वेश्चन इधर आया, सेम क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया कि एएस इज लेस देन एआई, हाँ ए सप्लाई, सॉरी, सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? यही चीज सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट के तरीके से बोली गई है, यही सेम चीज इस तरीके से भी बोली गई है। तो इस केस में आउटपुट को भी बढ़ाएंगे, इनकम को भी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर इसका उल्टा केस होगा, कि एएस ज्यादा है एडी से, कहते हैं डिमांड नहीं है, सप्लाई है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लेबर को हटा देंगे, हम लेबर को हटा देंगे, हम इनकम को भी कम कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है जब लेबर हट गई तो इनकम कम हो जाएगी, और जब लेबर हट गई, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आउटपुट भी कम हो जाएगा उस केस में। ठीक है? तो अगर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड है तो ये तीनों चीजें कम हो जाएंगी। अगर उल्टा केस है तो तीनों चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन इसमें फिर एक और प्रॉब्लम आती है, कि हम ये जो भी कंसीडर कर रहे हैं, क्या हम ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कंसीडर कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कंसीडर करें और एडी ग्रेटर देन एएस हो, ठीक है? मुझे एएस को बढ़ाना है, मुझे आउटपुट को बढ़ाना है ताकि मेरा इक्विलिब्रियम आ जाए।
ठीक है? तो कहते हैं तुम तो पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, तुम और लेबर कहाँ से लेके आओगे? तुम और लेबर कहाँ से लेके आओगे क्योंकि पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। समझ रहे हो? तो उस केस में क्या होगा, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है ये सिचुएशन, तो उस केस में तुम एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, और उस केस में तुम आउटपुट भी नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन उस केस में प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इनकम बढ़ने लग जाती है। ठीक है, लेकिन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। तो अगर तो क्वेश्चन ने दे रखा है कि अगर अगर क्वेश्चन ने दे रखा है कि ये सिचुएशन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट नहीं बढ़ सकता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो तुम सिर्फ इनकम को बढ़ाओगे, बट अगर अदरवाइज है तो तीनों चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, अब ये चीज का बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन रहता है बच्चों को कि हमें कई बार क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है कि क्या होगा, कई बार क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है कि क्या होगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ तुम दोनों केसेस लिख के आ जाओ कि इफ AD is more than AS corresponding to the full employment level, तो उस लेवल पे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट और नहीं बढ़ सकता, आउटपुट हेंसफोर्थ नहीं बढ़ सकता, इनकम बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बट इफ देर इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी येट, तो सब कुछ हम बढ़ाएंगे और फिर इक्विलिब्रियम लाएंगे। ठीक है, तो तुम दोनों तरीके से केस लिख के आ सकते हो, तुम्हें जो है टीचर फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन रहता है, कुछ एक आध क्वेश्चन होता है पेपर में जिसका आंसर बहुत बार टीचर्स खुद समझ नहीं पाते हैं क्या होगा, बहुत बार CBSE की आंसर की में आंसर वेरी कर जाता है। ठीक है, तो ये उस तरीके का थोड़ा क्वेश्चन है, बट आप दोनों सिनेरियो लिख के आ जाओ। ठीक है, अपने उसके लिए, अपने क्या कहते हैं सेफ्टी लेवल के लिए। ठीक है, आगे बोला गया है कि MPC है 75 से 90 हो गया, इन्वेस्टमेंट जो है 100,000 करोड़ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें MPC निकालना है। अगेन मैंने तुम्हें शुरू में बोला है दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन में हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला कोई नहीं है, बस ये दो फॉर्मूलाज है, एक ये और एक ये दोनों k के बराबर हैं। इनकी जो भी वैल्यूज दे रखी है उसको पुट करो, उससे k की वैल्यू निकालो, इनको इक्वेट करके, दैट्स इट। और फिर कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी इन सब में से, वो मिसिंग चीज को निकालना है। कहते हैं MPC जो है 75 से 90 हुआ, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हमारा जो MPC है वो 75 से 90 हुआ। ठीक है, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट बोला है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोला है, 1000 करोड़ है। ठीक है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई हमें निकालना है। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें यहाँ पर बनाने होंगे दो अलग अलग केसेस, और तुम्हें तुम्हारे पेपर में भी ऐसे ही दो अलग अलग केस बना के आंसर करके आना है। दोनों ही केस में ये दोनों फॉर्मूला हमारे काम आएंगे। केस 1 में हमारे पास है MPC 75, डेल्टा आई 100,000। केस 2 में MPC लेंगे 90, डेल्टा आई रहेगा सेम। ठीक है, केस 1 में कहता है कि जो मेरा MPC है 75 है, मुझे पता है K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, यहां से, ठीक है, बिकॉज MPC प्लस MPS 1 होता है, यहाँ पे MPS है तो 1 माइनस MPC आएगा। ठीक है, MPC है 75, तो मेरा K कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस 75, मतलब 0.75। ठीक है, 75% है तो इसको मैं 0.75 लिखूंगी, तो K आ जाएगा 1/0.25। ये दो जीरो ऊपर जाएंगे, ये 4 पे कट हो जाएगा, तो K की वैल्यू आएगी 4। K की एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K की वैल्यू आई 4, ये डेल्टा वाई है, और ये है 1000, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 4000 करोड़ रुपीस। ठीक है, दूसरे केस में मेरे पास MPC है 90%, यानी कि 0.9, 1/1 माइनस 0.9 विच इज इक्वल्स टू 1/0.1 विच इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K की वैल्यू मेरे पास आई है 10 इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन 1000, विच टेल्स मी कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 10,000। अब मुझे मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन MPC। देखो, पहले मेरा MPC था 0.75,
फिर मेरा एमपीसी हो गया 0.90। जब मेरा एमपीसी 0.75 था, उस पॉइंट पे जो मेरा चेंज इन इनकम आया वो आया 4000। लेकिन जैसे ही मेरा एमपीसी बढ़ा 15% से, ठीक है? तो जो मेरा तो जो मेरा डेल्टा वाई है, वो 4000 से बढ़ के हो गया 10,000। मतलब कि जैसे ही एमपीसी बढ़ा तो मेरा डेल्टा वाई की वैल्यू भी बढ़ गई। कितने से बढ़ी? पहले 4000 थी, अब हो गई 10,000। यानी कि कितने का डिफरेंस आया? 10 माइनस 4, यानी कि टोटल 6000 रुपए से मेरा डेल्टा वाई इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन एमपीसी। समझ आई चीज? क्वेश्चन ने तुम्हें ये नहीं बोला है कि ये निकालो या ये निकालो। क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या होगा? ये। बच्चे क्या करते हैं, या तो ये निकाल आएंगे या तो ये निकाल आएंगे एमपीसी की एक वैल्यू लेके, या दोनों निकाल आएंगे पर ये नहीं निकाल के आएंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कि आपको जो है पहले पुरानी एमपीसी की वैल्यू लेनी है, फिर नए एमपीसी की वैल्यू लेनी है। दोनों केस में डेल्टा वाई निकालना है और फिर उन दोनों को माइनस करके फाइनल आंसर निकालना है कि एमपीसी बढ़ने की वजह से डेल्टा वाई भी बढ़ा। एंड इफ यू सी, एमपीसी बढ़ा है 15%, 15%, तो डेल्टा वाई भी कितना बढ़ा है? 15%। तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आ रहा है भैया कि जैसे ही मेरी एमपीसी बढ़ी, मेरा डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम भी बढ़ा, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, हो गए दोनों क्वेश्चन। आगे चलें। अगला क्वेश्चन फिर से क्या बोलता है? सी दे रखा है, आई दे रखा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, एडी निकालना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और एमपीएस निकालना है। अब देखो, मैंने तुम्हें बहुत बार ये चीज बताई है अपनी अलग अलग वीडियोस में कि दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दो ही तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बनता है, दूसरा इक्विलिब्रियम का बनता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है, ऐसा मैक्स टू मैक्स ये बनेगा। इससे बुरा खतरनाक न्यूमेरिकल बन नहीं सकता इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। दिस इज द हाईएस्ट लेवल। ओके, अब दूसरा जो मेरे पास टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आएगा, तुम ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैंने सारा जो लिखा था पीछे जाके वापस, अब तो इरेज हो गया भैया, पीछे जाके वापस नोट डाउन कर लेना सारा। और स्क्रीनशॉट लेके मत रखा करो यार, क्योंकि स्क्रीनशॉट ना पड़े रह जाते हैं। स्क्रीनशॉट ना पड़े रह जाते हैं, तुम लोग जो है अपने आप से लिखा करो साथ साथ, तो वो बेटर रहता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन हो गया। अब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा। इक्विलिब्रियम में तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है? मैंने अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है पूरा, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, बस यही है। इक्विलिब्रियम में एडी इक्वल टू एस होता है। ठीक है, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, एस होता है सी प्लस एस, लेकिन हमें वो नहीं लिखना। एस वाई के भी बराबर होता है, तो हमें वाई लिखना है। सी का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। तो इस सी में ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, तो सी बार प्लस बी वाई, ये हो गया, प्लस आई एज इट इज लिख दिया, ये होगा y के बराबर। फाइनल मेरा ये इक्वेशन बनेगा, मतलब सीधा ये नहीं लिखना, पूरा करके दिखाना है। ठीक है, और फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी इसमें पुट कर देनी है। कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, वो निकाल लेना है। यही है, बस इतना ही है। ठीक है, शुरू करो एडी इक्वल टू ए एस से। एडी को सी प्लस आई लिखो, ए एस को वाई लिखो। फिर सी का वैल्यू क्या है? सी बार प्लस बी बार। इस वैल्यू को, ये टू को वन में पुट करो। ठीक है, पुट टू इन वन। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, सी की वैल्यू को यहाँ पुट किया, सी बार प्लस बी वाई ऐसे लिख दिया, प्लस आई, आई को ऐसे लिख दिया, आई इक्वल टू वाई। अब ये बन गई है मेरी फाइनल इक्वेशन। इस फाइनल इक्वेशन में वैल्यूज दे रखी होंगी, पुट इन करनी है। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सी की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस 0.75 वाई। ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी है। आई की वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम निकालनी है। इनकम का मतलब होता है वाई, और भैया ये इक्विलिब्रियम लेवल की ही तो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ही तो मैंने शुरू किया है, एडी इक्वल टू ए से तो किया है मैंने, तो ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इस पूरी इक्वेशन में एक चीज मिसिंग है, जो कि है वाई। क्या तुम निकाल सकते हो? बहुत इजीली निकाल सकते हो। 100 प्लस 200 300 इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा, 1 माइनस 0.75, यानी कि, ठीक है, 0.25 वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आई? 300 अपॉन 0.25। ठीक है, तो ये दो जीरो और लग गई यहाँ पे। 25 के टेबल पे 250 पे तो आ गया 10, 300 हो गया 12 पे, तो ये हो गया 1200। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1200 करोड़ है। करोड़ है, क्या है?
सीआर तो नहीं दिख रहा है मुझे, 1200 रुपीज ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आ गए मेरे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर आता है एग्रीगेट डिमांड एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी? अरे भैया, अगर वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के लेवल पे एडी इक्वल टू एएस होगा। एएस वाई के बराबर है, इनकम के बराबर है। ठीक है, तो अगर इनकम 1200 है मतलब कि एएस 1200 है, और अगर इक्विलिब्रियम है तो एएस और एडी बराबर है, तो ये भी 1200 ही तो होगा। और तुम्हें बताना है एमपीएस, तुम्हें बताना है एमपीएस। अरे भैया, अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 होगा। क्या दिक्कत है बताओ? तुम्हें भी पता है कि ये जो वैल्यू है ये एमपीसी की होती है, और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। अगर ये नहीं पता तो तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा। पिछले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के यही बातें करी हैं हमने। ठीक है, तो एमपीसी 0.75 है तो ये 0.25 होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला की वजह से। ठीक है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन है। यहां से शुरू करना है, स्टेप 1 2 3, फिर इसको इसमें पुट करना है, ये फाइनल इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन की मदद से आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये आप अपने आप से निकालिए। अब ठीक है, ये आप कर सकते हो। कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, सेविंग की वैल्यू निकालनी है, ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि इनकम निकाल लिया, फिर वाई को इसमें पुट कर देना इस इक्वेशन में, तो कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक है, सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई कर देना, सी की वैल्यू आ जाएगी, वाई तुमने निकाल लिया तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर प्लान्ड सेविंग्स एक्सीड करती है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को तो क्या होगा? इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे उसका इफेक्ट हमें बताना है। प्लान्ड का मतलब था एक्सेंट, जो हमने ऑलरेडी बताया था। इस केस में सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना? मतलब ये क्या होता है, सी प्लस एस क्या होता है, एस, ये होता है एडी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर है यानी कि ये ग्रेटर है, यानी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो तुम एम्प्लॉयमेंट कम कर दो, इनकम कम कर दो, आउटपुट कम कर दो। इकोनॉमी में यही होगा बस। ठीक है, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट सब कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एपीसी एमपीएस निकालना है, सेविंग्स है, इनकम है, कर लेंगे, कोई नहीं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अगर एपीसी 1 है, अगर एपीसी 1 है, एपीसी का फॉर्मूला मुझे पता है कि एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। ठीक है, एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। तो अगर ये 1 है, 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 100, सी अपॉन 100, तो इस पॉइंट पे सी होगा 100। अगर सी 100 होगा, ये भी 100 है, सो तो सेविंग कितनी होगी? 0, यानी कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, अगर ये 0.85 है तो सी कितना होगा भैया? सी कितना होगा भैया? ये है 0.85 इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, कितना है 200, तो 200 इंटू 0.85 कर दो। 200 इंटू 0.85 कर सकते हो वैसे तो, अगर तुम चाहो तो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है 30-30 से बढ़ रही है ये तो। ठीक है, वैसे भी मुझे समझ आ रहा है कि हाँ 30-30 से बढ़ रही है। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम 200 इंटू 0.85 में आपको करके दिखा देती हूँ। 200 इंटू 0.85, तो ये आ जाएगा 170। सी जो है मेरी 170 आ रही है। अगर सी 170 है, वाई 200 है, तो एस ऑब्वियसली 30 होगा। वैसे भी तुम देखो यार, मतलब अब मैंने तो चलो तुम्हें करके दिखा दिया, बट वैसे भी तुम देखो ये यहाँ पे प्लस 30 हुआ है, तो हमारा ऑलमोस्ट हर बार 30 ही प्लस होगा, प्लस 30 होगा, और यहाँ भी प्लस 30 होगा, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, बस एक निकाल ली तो तुम्हें वैसे भी दूसरा समझ आ रहा है। वैसे तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एपीसी 1 है तो ये 0 ही होगा। ठीक है, एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अच्छा एमपीएस निकालना है, एमपीएस एक निकाल लो, बाकी दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट होता है एमपीएस भी। पहला निकाल लो, पहले पे आएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सेविंग्स बढ़ी 30 रुपए से, इनकम बढ़ी 100 रुपए से। ठीक है, तो 30 अपॉन 100 यानी कि 0.3 जो है मेरा आएगा एमपीएस एट एवरी लेवल, 0.3 0.3 0.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे एमपीएस की वैल्यू। ये क्वेश्चन अगेन फिर से वही सेम ही क्वेश्चन आ गया, इसको हम स्किप करते हैं। अगला आता है, इफ एक्चुअल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फाइनल गुड्स कॉरस्पॉन्डिंग फुल लीड टू द ठीक है,
हमें अब एक्स एंटे की जगह एक्स पोस्ट वाला बोल रहे हैं, एक्चुअल बोल रहे हैं। एक्स एंटे बोले, एक्स पोस्ट बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? बिकॉज़ बात तो हमारी सेम ही रहने वाली है, चाहे एक्स एंटे बोलो या एक्स पोस्ट बोलो। लेकिन अब यहाँ पर एक और नया वर्ड आया मेरे पास, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज़। देखो कहते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा सॉरी अगर उल्टा है, अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब मैंने तो 1000 यूनिट बना दिए, पर लोगों को तो सिर्फ 300 ही यूनिट चाहिए, तो मेरे जो बचे हुए फालतू के 700 यूनिट हैं, वो मेरे पास बिना फालतू के इकट्ठे हो गए। उसको मैं क्या बोलूँगी? अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी। मैंने सोचा नहीं था, मैंने इंटेंड किया नहीं था, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरे पास इकट्ठे हो गए फालतू के 700 यूनिट, ठीक है? अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी होती है अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, ठीक है? और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे? अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी है, तो जी हाँ, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, है ना? एएस है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है? डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो जी हाँ, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा बना दिया, लोगों ने तो इतना डिमांड ही नहीं किया था। तो जी हाँ, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बिकॉज़ डिमांड इज़ लेसर देन द सप्लाई एंड एट दिस पॉइंट हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, इनकम कम कर देंगे, आउटपुट कम कर देंगे, ताकि वापस से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो सके। ठीक है जी? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बूस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद अ डिफेंस प्रोजेक्ट ऑफ 40,000 करोड़। इसका क्या होगा इफेक्ट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट पे? अगर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बना रही है 40,000 करोड़ का, मतलब कि सरकार क्या कर रही है? डेल्टा आय बढ़ा रही है 40,000 करोड़ से। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाली चीज की वजह से जो है मेरा इनकम भी बढ़ेगा। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा, सब कुछ इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग उससे कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन अगर बढ़ेगी तो हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? मतलब इसका एक रिपल इफेक्ट होगा इकोनॉमी में, ठीक है? इसका एक रिपल इफेक्ट होगा इकोनॉमी में, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। मतलब तुम ये भी बोल सकते हो, तुम इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ठीक है? और गवर्नमेंट आई इंक्रीज कर रही है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। प्लस जी भी लगा लो तुम, ठीक है? सी प्लस आई प्लस जी है, तो गवर्नमेंट वाला सॉरी नॉट आई वाला, गवर्नमेंट वाला इंक्रीज़ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट वाला बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा एडी बढ़ेगा। अगर एडी बढ़ेगा तो एडी ग्रेटर देन एएस हो जाएगा। अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो गया तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है? मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसको अलग-अलग तरीके से फ्रेम कर के हमारे सामने पेश किया जा रहा है। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है? बस बात हमें वही कर रहे हैं, बात सेम टू सेम वही वाली हमारी हो रही है, ठीक है? अब ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन आया है, इनकम दे रखी है, एमपीसी दे रखा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है? इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है तो मैंने बताया था 3 स्टेप करने के बाद हमारा ऐसा आ जाएगा इक्वेशन, 3 स्टेप करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। नेशनल इनकम है 4, यहाँ से शुरू करो, इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 0.8, इसकी वैल्यू है 40,000, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है और इसकी भी वैल्यू है 40,000। ये बन गई मेरी इक्वेशन, ठीक है? सेम वही क्वेश्चन है, पहले 3 स्टेप करने हैं जो मैंने बताया था, उसके बाद ये इक्वेशन बनेगा, इसमें से x की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम आगे कर चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन भी है, लेकिन आप कैलकुलेशन से पहले खुद से निकालो, वो बेटर रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएँगे, तो मैं एक बार जल्दी-जल्दी बस ये देख लेती हूँ कि कौन-सा ऐसा क्वेश्चन है जो बचा है, जो एक्स्ट्रा है, सिर्फ वही मैं आपको कराऊँगी बिकॉज़ अब यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएँगे एंड आपको आंसर भी हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर ही। चलो, तो मैंने पूरे का पूरा पीडीएफ छान लिया है। आगे के सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, रिपीट हो रहे हैं बिकॉज़ एज़ आई सेड कि बेटा क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो मैंने पिछले 5 सालों के भी अगर क्वेश्चन्स निकाले हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बस सेम ही चीज़ की अलग-अलग वर्डिंग है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस पीडीएफ में जिसको आप टेलीग्राम पे जाके एक्सेस कर सकते हो। एक क्वेश्चन सिर्फ मुझे मिला है जो कि अपना रहता था, जो मेरे दिमाग में भी था कि हाँ, ये रहता है, ये करवाना है एंड ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है।
ठीक है? सिर्फ एक ये क्वेश्चन है जो भी हम करेंगे, इसके अलावा बाकी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके क्वेश्चन प्लस आंसर ज़रूर देखना टेलीग्राम से जाके एंड मैंने डिटेल्ड आंसर्स भी यहाँ पे डाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक यही क्वेश्चन है, ठीक है? यही क्वेश्चन है कि एक्स एंटे आई ज़्यादा है कि एस ज़्यादा है, इसका मैंने डिटेल्ड आंसर भी यहाँ पे लिखा है, तो आप जाके ना टेलीग्राम से सारे पीडीएफ को रीड ज़रूर करना, सारे आंसर्स को रीड ज़रूर करना, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। एक रहता है हमारा जो कि है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये अलग-अलग तरीके से लिखा आ सकता है। बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का कि न्यूमेरिकल एग्जांपल दो। अगर ऐसा लिखा आता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें पूरी वर्किंग करके दिखानी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में भी मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे करी जाती है एंड मैंने बहुत क्लियरली बोला था गारंटी ले लो मेरे से, लिखवा के ले लो मेरे से, 4 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा वर्किंग का, या तो मनी मल्टीप्लायर का जिसमें तुम बैंक रेट एलआरआर सॉरी जिसमें तुम एलआरआर के बेसिस पे, ठीक है, कैलकुलेशन करते हो, या फिर इस चैप्टर का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जिसमें एमपीएस के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हो। एक क्वेश्चन 4 नंबर का गारंटीड आएगा, ठीक है, जिसमें वर्किंग दिखानी होगी या तो मनी मल्टीप्लायर की या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो मनी वाले चैप्टर में मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग हमने करी है। इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग का एक क्वेश्चन है जो आने का बहुत हाई चांस है, जो कि तुम यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे करना है। सेम ही वर्किंग है, बस नाम और चीजें अलग हैं, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखा आ सकता है, वर्किंग लिखा आ सकता है कि भैया कैसे इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द फाइनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो बहुत सिंपल बात है, न्यूमेरिकल एग्जांपल हाइपोथेटिकल तुम्हें खुद बनानी है, मतलब खुद से पूरी वर्किंग करके दिखानी है। जब भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मतलब डेल्टा वाई डेल्टा आई की बात हो रही है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की ही बात हो रही है और वही तुम्हें दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए पूरा एक डिटेल्ड ऐसा तुम्हें आंसर लिख के आना है, ठीक है। क्या करना है, राउंड दिखाने हैं, राउंड 1 2 3। सबसे पहले लिखना है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मुझे दी है क्या, 1000 करोड़। हमें कुछ भी नंबर नहीं दिया, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी डेल्टा आई ले सकती हूँ और कुछ भी वैल्यू ले सकती हूँ एमपीएस की। तो मैंने अपनी मर्जी से डेल्टा आई की वैल्यू ली है 1000 और मैंने अपनी मर्जी से एमपीएस की वैल्यू ली है, एमपीसी की वैल्यू ली है 0.8। अपनी मर्जी से एमपीसी की वैल्यू ली है 0.8, यानी कि एमपीएस की वैल्यू ली है 0.2, ठीक है, ये है 0.8, ये है 0.2 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ली है 1000 करोड़, ठीक है। अब पूरी वर्किंग दिखानी है। राउंड 1 में क्या होगा, जितना इन्वेस्ट हुआ सारा किसी की इनकम बना, इस इनकम में से 80% कंज्यूम हुआ, 20% सेव हुआ। ये जो कंज्यूम हुआ ये फिर से किसी की इनकम बनी, मतलब अगर मैंने कंजम्पशन करी है, मैंने खर्चा किया है, तो जो मेरा खर्चा था वो किसी की तो इनकम होगी, तो ये फिर से किसी की इनकम बनी। तो ये 800 में से फिर कंजम्पशन हो गई, फिर से सेविंग हो गई, ये कंजम्पशन फिर से इनकम बनी, फिर कंज्यूम हुई, फिर सेव हुई। ऐसे ही और राउंड चलते रहेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे डैश 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 बनाना है आगे वाले राउंड्स के लिए। ये साइकिल मल्टीप्लायर कब खत्म होगा, जब इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट टोटल सेविंग के बराबर हो जाएगा, तब ये साइकिल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट तुम लगाओगे फॉर्मूला, सब ये बना दिया, इसके बाद लिखोगे कि ये कब स्टॉप होगा, जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, और फिर तुम लगाओगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाओगे, यही वाला वर्किंग नोट, ये लगाओगे तुम फॉर्मूला कि भैया एमपीसी 0.8 है तो के की वैल्यू आएगी 5। अगर के की वैल्यू 5 आएगी, या फिर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, इससे तुम बताओगे कि डेल्टा वाई आएगा 5000 करोड़। मतलब फॉर्मूला तुम्हें आते हैं, कर चुके हैं बहुत बार हम अभी पूरे वीडियो में, ठीक है। तो वाई डेल्टा वाई की वैल्यू आई 5000 करोड़, इसको तुम यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे डैश लगा दिया, टोटल करके आओगे, टोटल आया ये 5000। ये कैसे आया 5000, कैलकुलेशन करके, जो कैलकुलेशन फॉर्मूला के साथ लिख के दिखानी है। 4 नंबर के क्वेश्चन में टेबल बनाने से 4 नंबर नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देनी है, टेबल भी देना है, फॉर्मूला भी देना है। एक्सप्लेनेशन, टेबल, फॉर्मूला, तीनों चीजें देनी है, समझ रहे हो, ठीक है। थ्योरी, टेबल, फॉर्मूला, तीनों चीजें देनी है, कैलकुलेशन सब करना है 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये 5000 करोड़ आ गया, ये 4000 करोड़, मतलब ये 1000 करोड़ है, ये 5000 है, तो ये 4000 होगा, ठीक है। साथ में तुम्हें देनी है एक्सप्लेनेशन कि भैया हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी है कंज्यूम हो रहा है वो सेव हो रहा है और कंजम्पशन वाला यहाँ पे आ रहा है एंड सो ऑन, जो भी सारी चीज है एक्सप्लेन करके आओगे, अपने वर्ड्स में लिख के आओगे, ठीक है। चलो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल दो तरीके का बनेगा, या तो इक्विलिब्रियम का
या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बना, तो ये 2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, दोनों फ़ॉर्मूला लगा देना, दोनों को इक्वेट कर देना, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा जो क्वेश्चन ने पूछा होगा, वो निकाल देना। अगर बना इक्विलिब्रियम का तो 3 स्टेप है, AD इक्वल टू AS, इसको C प्लस S लिखा, इसको C प्लस I लिखा, इसको Y लिखा, C की वैल्यू पुट करी, I को एज़ इट इज़ रखा और इक्वल टू Y लिखा, ठीक है? ये फाइनल इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, वो निकालना है, ठीक है? बाकी 2-4 छोटे-छोटे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, एपीसी, एमपीसी का, जो पिछले चैप्टर में करे हैं, ठीक है? बस इतना ही है। इसके अलावा एक वो क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है? और एक मल्टीप्लायर का क्वेश्चन हो गया। 3-4 टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 2 टाइप के न्यूमेरिकल, एक वो एक्स एंटे एक्स पोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला और एक मल्टीप्लायर की वर्किंग। इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनता पूरे चैप्टर में और ये क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। मल्टीप्लायर की वर्किंग पक्का आएगी, दोनों में से कोई भी मल्टीप्लायर हो, मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दोनों में से कोई एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, ठीक है? थ्योरी क्वेश्चन आए या ना आए, वो कंपल्सरी नहीं होता। तो इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। प्रैक्टिकली मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ। एक वीडियो है, आधे पौने घंटे की वीडियो है, इससे बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है? अब अगर कुछ भी डिटेल में देखना है, कोई भी चीज़, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे प्लेलिस्ट का, अकाउंट सीखो बिज़नेस। पूरे साल में मेहनत करके एक-एक चैप्टर का डिटेल लेक्चर डाला है हमने। ठीक है? तो वो ज़रूर देखना जाके। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में मुझे ज़रूर डन लिख के जाना कि हमने पूरा लेक्चर कर लिया है। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। बाय-बाय।